8 मई को भारत पाक तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर के फोन की घंटी बजी। फोन था अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का। उन्होंने एस जयशंकर को फौरन तनाव घटाने पर जोर दिया, वादा किया कि अमेरिका भारत पाक के बीच सीधी बातचीत में मदद करेगा। इधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत में कह दिया, हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम यही कोशिश कर सकते हैं कि दोनों को थोड़ा तनाव घटाने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन हम जंग के बीच में नहीं पड़ना चाहते। 9 मई को वैंस ने मोदी को फोन लगाया, हालात को ठंडा करने की पेशकश की। जवाब दो टूक नहीं मिला। 10 मई सुबह 9:30 बजे रूबियो ने एक फोन कॉल किया और इसके बाद सब कुछ बदल गया। ये कॉल किसे किया गया, इसके बाद क्या था जो बदल गया था? भारत पाक तनाव के बाद सीजफायर तो हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे की असल कहानी क्या थी, ये सब कुछ इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दरअसल 10 मई को रूबियो ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से कदम पीछे लेने को कहा। इधर सीमा पर गोलीबारी जारी थी, उधर दोपहर करीब 12 बजे अमेरिकी विदेश मंत्री भारत पाक के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात कर रहे थे। इस सब के बीच करीब 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में एक फोन की घंटी बजी। ये कॉल था सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान का। फैसल ने जयशंकर और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार से बात की। दोपहर 3:35 पर पाक के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कांटेक्ट किया। इस बातचीत में सीजफायर की बात तय हुई और समय भी 10 मई शाम 5 बजे से। भारत या पाक इसका ऐलान करते इससे पहले 5:35 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी। 3 मिनट बाद ही इसहाक डार ने भी इसका ऐलान कर दिया और आखिरकार 5:55 पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान आया। That both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. 10 मई को ये लड़ाई थमी। पाकिस्तान के साथ ये अब तक की छठी लड़ाई थी। आखिरकार 12 मई को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को संबोधित करने के लिए तैयार हुए तो उन्हें एहसास हो चुका था कि ये उनके तीसरे कार्यकाल का निर्णायक पल है। 26 साल पहले 1999 की गर्मियों में बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान कारगिल युद्ध हुआ। तब हालात ने वाजपेयी को जंग के लिए मजबूर किया था। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 26 मासूम लोगों की करीब से गोली मारकर जान लेने के जिम्मेदारों को सबक सिखाने के लिए इस बार पीएम मोदी के पास भी कोई चारा नहीं था। मोदी ने सेना को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दी और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों से कहा, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला दगेगा। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। भारत के हमले प्रिसाइज थे, फिर भी उसने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान सरकार और फौज के केंद्र पर जब भी चाहे बेरोक टोक हमला कर सकता है। ऐसे में वरिष्ठ भारतीय अधिकारी कहते हैं, पाकिस्तानी लीडरान अंकल अंकल पुकार उठे, यानी मदद के लिए अमेरिका का फोन खड़खड़ाने लगे। कथित तौर पर शरीफ और मुनीर दोनों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और अमेरिका से हस्तक्षेप करने और भारत को पीछे हटने के लिए कहने को कहा। उन्होंने साफ साफ दावा किया कि बड़ी लड़ाई छिड़ गई तो पाकिस्तान अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा, जिसमें एटमी हथियार भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कथित तौर पर नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाकर अपने इरादे का संकेत दे दिया था। ये अथॉरिटी एटमी हथियारों की तैनाती का फैसला करने वाली पाकिस्तान की सर्वोच्च संस्था है। इसी वजह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी से संपर्क किया। मोदी अडिग रहे और कहा कि भारत का जवाब बहुत ताकतवर, तगड़ा और भारी तबाही वाला होगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक
और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी बताते हैं, कई बार खतरा ही कार्रवाई से बड़ा हो जाता है। भारत दहशतगर्दी पर अपना नैरेटिव गंवा बैठा और पाकिस्तान को तबाह करने की बातें करने लगा। सांप छछूंदर जैसी स्थिति बन गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज में एक चीज गायब है और वो है दहशतगर्दी। कहा जाता है कि रूबियो ने जयशंकर से बात की। जयशंकर ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। इसके 15 मिनट बाद ही इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने पाकिस्तान डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला को फोन किया। उन्हें बताया कि भारत का आगे कोई हमला करने का इरादा नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला ने शायद कहा, भाड़ में जाओ, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। इसलिए रूबियो से जयशंकर ने कथित तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान संघर्ष विराम चाहता है तो वो डीजीएमओ हॉटलाइन के जरिए ये पेशकश खुलकर करे। आखिरकार 10 मई को अब्दुल्ला ने घई को फोन किया और कहा कि पाकिस्तान लड़ाई रोकना चाहता है। पाकिस्तान की लड़ाई बंदी की मांग पर भारत इसलिए भी मान गया क्योंकि वो कभी भी पूर्ण युद्ध नहीं चाहता था। मकसद सिर्फ ये मैसेज देना था कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं। हालांकि भारत ये देखकर हैरान रह गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम की घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया और संघर्ष विराम कराने का पूरा श्रेय लेने लगे। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो एशले टेलिस की राय में ट्रंप और रूबियो की मध्यस्थता के दावे बेमानी हैं। ये ऐसा वादा है जो पूरा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ट्रंप के हाथ में अरबों मामले हैं और हमें अभी भी गजा में युद्ध विराम और यूक्रेन युद्ध के अंत का इंतजार है, जो उनके कुर्सी संभालने के 24 घंटे के भीतर होने वाला था। मामला और बिगड़ा जब अमेरिका की तरफ से इस तरह के संकेत दिए जाने लगे कि भारत पाकिस्तान से कई मुद्दों पर बातचीत शुरू कर सकता है और शायद ट्रेड भी। लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में बिना किसी का नाम लिए इन सभी दावों की हवा को साफ कर दिया। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। हालांकि अमेरिकी नेतृत्व के दावों ने पाकिस्तान में जरूर दम भर दिया है। शहबाज शरीफ ने तो ये दावा तक कर दिया कि न सिर्फ भारत के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, बल्कि उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अधिकांश विशेषज्ञ मौजूदा संघर्ष विराम को अस्थिर मानते हैं। इससे दोनों देशों के बीच कोई प्रमुख मुद्दा नहीं सुलझा है, इसलिए टकराव कभी भी पैदा हो जाने की पूरी गुंजाइश है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की बातों से यह साफ जाहिर था। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। मोदी सरकार भी आने वाले खतरों से अच्छी तरह वाकिफ है और उसने सेना के तीनों अंगों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया है। सेना के तीनों अंग इस जंग के नतीजों पर मंथन करने में जुटे हैं ताकि अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन कर सके। भारत ये भी जानता है कि पाकिस्तान भी यही सब कर रहा होगा। आशंका ये है कि वो चीन और तुर्की को भारतीय वायु शक्ति के मुकाबले के लिए अपनी क्षमता और हथियार बढ़ाने में मदद के लिए राजी कर सकता है। ऐसे में भारत को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। ये भी स्पष्ट है कि भारत ने जिस तरह आतंकी गुटों को निशाना बनाया और हमले में जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के परिजन मारे गए, वे फिर किसी बड़े हमले के लिए ताकत बटोरेंगे।
फिर पहलगाम हमले के इतने समय बाद भी उसे अंजाम देने वाले दहशतगर्दों को नहीं पकड़ा जा सका है। आगे कोई बड़ा संघर्ष टालने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान LOC पर संयम बरते और 2021 के संघर्ष विराम समझौते की बहाली की दिशा में काम करे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए असल समस्या तो पाकिस्तान है, लेकिन वो इसकी बजाय पाकिस्तान की तरफ से पैदा की गई समस्याओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है। पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर तबाह हो चुका है और समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद पर निर्भर है। इसलिए भारत को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए दूसरे रास्ते खोजने चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत को अमेरिका के अलावा सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिसकी पाकिस्तान सुनता है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं और कई अप्रत्याशित मोड़ के गवाह बनते रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो भी तब जब ये बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। कभी कभी अप्रत्याशित के सकारात्मक नतीजे भी हो सकते हैं। ये उपमहाद्वीप पर मंडराते काले बादलों के बीच उम्मीद की इकलौती किरण की तरह है। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।